बुनियाद फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आई हूँ आपके लिए 10th क्लास का वीडियो लेके, जो कि रीट लेवल सेकंड के भी काफ़ी काम का है। तो जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, जो 10th में है वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे 11th में चले गए हैं और अपना रिवीजन करना चाहते हैं वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, उस दिन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। परावर्तन परिभाषा पढ़ी थी कि परावर्तन क्या होता है, प्रकार पढ़े थे, और साथ ही साथ हमने पढ़े थे परावर्तन के नियम। उसके बाद क्या पढ़ा था कि परावर्तन होता किससे है। तो उसके लिए हम लोगों ने परावर्तक पृष्ठ की बात की थी, और वो परावर्तक पृष्ठ कैसा था, दर्पण। दर्पण के बारे में भी हम लोगों ने दो बातें पढ़ी कि दर्पण कौन कौन से होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक समतल और एक गोलीय। खास बात क्या थी कि समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है, बिल्कुल फ्लैट रहेगा। और गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, कुछ मुड़ा हुआ होगा। तो आज का अपना टॉपिक बेसिकली क्या रहेगा, गोलीय दर्पण, क्योंकि परावर्तन को समझने के लिए गोलीय दर्पण को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। बात करते हैं गोलीय दर्पण की। पढ़ क्या रहे हैं, कक्षा 10, चैप्टर कौन सा है, प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है, समतल नहीं होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण बनाते कैसे हैं, देखिए। सबसे पहले गोलीय दर्पण का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो गोलीय दर्पण का निर्माण करने के लिए कांच का एक खोखला गोला लेते हैं, उसका थोड़ा सा पोर्शन काट लेते हैं। जैसे इतना पोर्शन मैंने इसमें से अलग कर लिया। तो अब देखिए, कांच का एक खोखला गोला लेकर उसमें से थोड़ा सा पोर्शन काटते हैं तथा उसके एक साइड पॉलिश कर देते हैं। एक साइड पॉलिश करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, दर्पण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, एक साइड पॉलिश करने का तरीका क्या है कि आप चाहो तो इधर पॉलिश कर सकते हो, चाहो तो इधर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है कि पॉलिश दाएं करनी है या बाएं करनी है, या वृत्त के गोले के अंदर की साइड करनी है या गोले के बाहर की साइड करनी है। तो ये डिपेंड करता है कौन किस साइड पॉलिश करता है। तो इस आधार पर गोलीय दर्पण हो जाते हैं 2 टाइप्स। देखिए, या तो देखिए कोई व्यक्ति इस तरफ पॉलिश कर दे, या फिर इस तरफ पॉलिश कर दे। एक ने क्या की, लेफ्ट साइड पॉलिश कर दी, एक ने राइट साइड पॉलिश कर दी। तो इस आधार पर दर्पण कितने प्रकार का हो जाएगा, 2 प्रकार का। देखिए, गोलीय दर्पण के प्रकार किसके प्रकार है, गोलीय दर्पण के। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण रहेगा, एक अवतल दर्पण रहेगा। ध्यान दीजिए दोनों कौन कौन से होंगे। तो मैं एक बार दोबारा चित्र बना देती हूँ। देखिए, अवतल दर्पण ऐसा, और उत्तल में मैंने इसी पोर्शन को कैसे रख दिया है, ऐसे रख दिया है। ठीक है, देखिए एक बार, अवतल में तो मैंने इसको ऐसे रख दिया, उत्तल में मैंने इसको ऐसे रख दिया। क्योंकि आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स में जो छपा हुआ आता है ना, उसमें क्या है कि परावर्तक पृष्ठ हमेशा बाई साइड रखा जाता है, और जो पॉलिश वाला पोर्शन है वो हमेशा दाई साइड रखा जाता है। इसलिए मैंने क्या किया कि दाई साइड पॉलिश करनी है, इधर कर दी, और इसमें भी दाई साइड पॉलिश करनी है तो इस तरफ पॉलिश कर दी। ठीक है, तो अब देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है। ये जो बिना पॉलिश वाला पोर्शन होता है ना, इस बिना पॉलिश वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, ये बिना पॉलिश वाला पोर्शन है, तो ये कौन होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। ये भी बिना पॉलिश वाला पोर्शन है, तो ये भी क्या होगा,
परावर्तक पृष्ठ होगा। अब ध्यान दीजिए कि जब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो परावर्तक पृष्ठ ऐसे है, ऐसे मतलब बाहर की ओर उभरा हुआ, और जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो ये क्या है, अंदर की ओर दबा हुआ। तो आप लोगों को इसी टाइप से याद रखना है कि उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण होगा, जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, उभरा हुआ। और अवतल में क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ, या दबा हुआ कह सकते हैं, या अंदर की ओर धंसा हुआ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसमें तो बाहर की ओर वक्रीय होता है, इसमें अंदर की ओर वक्रीय होता है। जो भी परिभाषा आपको समझ में आती है आप उससे ध्यान में रख सकते हैं। बाकी 10th बोर्ड एग्जाम में परिभाषाएं नहीं पूछी जाएगी, दर्पण की तो एटलीस्ट नहीं पूछी जाएगी। इसके आगे हम जो परिभाषाएं पढ़ेंगे ना वो काफी काम में आने वाली है। ठीक है, तो आपको समझ में आया गोलीय दर्पण कैसे बनाते हैं। एक कांच का खोखला गोला लेते हैं जिसमें से थोड़ा सा पोर्शन कट करते हैं और उसके जो दो साइड मिलते हैं उसमें से किसी भी एक साइड पर पॉलिश कर देते हैं। अगर दाईं साइड पे पॉलिश करते हैं तो एक अलग दर्पण बन जाता है, अगर बाईं साइड पे पॉलिश करते हैं तो एक अलग दर्पण बन जाता है, जिसके आधार पर दर्पण कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या था, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, और अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ या अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। याद रखने का तरीका क्या है, देखिए, ऊ से उत्तल होता है, ऊ से ही उभरा होता है। तो अगर आपको ये बात याद हो जाती है तो दूसरा वाला अपने आप ही याद रहेगा। तो ध्यान क्या रखेंगे, ऊ से ही उत्तल होता है और ऊ से ही उभरा हुआ होता है। तो उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण है, जो कि बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। दर्पण नहीं, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम दर्पण से रिलेटेड काफी सारी परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो जब हम दर्पण से रिलेटेड परिभाषाएं पढ़ते हैं तो हमें एक बड़ा सा दर्पण का चित्र बनाना पड़ेगा। अभी बनाते हैं, देखिए। मैं दोनों दर्पण बना लेती हूँ। ये कौन सा दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है, थोड़ा सा सोच के देखिए, मैं तो बता ही रही हूँ। अपन ने बात क्या करी थी कि ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, तो परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ कौन से वाले का है, इसका। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। देखिए ध्यान दें कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, ये हम लोगों को सदैव बाईं ओर रखना है। क्यों, क्योंकि बुक्स में इसी टाइप से चित्र बनाकर आपको समझाया जाता है, तो हम लोग भी उसी को प्रेफरेंस देंगे। देखिए, अब हम परिभाषाएं स्टार्ट करते हैं। तो दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में खूब सारी परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है ध्रुव, जिसको पोल कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अब जो आरबीएसई बोर्ड की बुक्स है उसमें क्या करते हैं कि ध्रुव को ओ से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लोगों को जैसे भी याद रहे आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ हम आरबीएसई के हिसाब से लिख देते हैं ओ। ध्रुव क्या होता है, देखिए, ध्रुव होता है किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। तो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये रहा, ये रहा। ठीक है, इनका मध्य बिंदु मतलब सेंटर पॉइंट चाहिए अपने को। इसका मध्य बिंदु ये रहा, इसका मध्य बिंदु ये रहा। तो परिभाषा के हिसाब से ध्रुव कौन सा हो गया, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। ये बन गया ध्रुव। ध्रुव के बाद बात करते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं। अब वक्रता केंद्र के लिए आप लोग ध्यान देंगे कि हमने गोलीय दर्पण बनाया कैसे था। एक कांच का खोखला गोला लिया था। तो गोला है मतलब गोले का कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा। तो
दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जिस गोले का भाग होता है, मतलब जिस गोले में से हम इसको काट कर बाहर निकाल रहे हैं, जिस गोले का भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये हमने गोले में से काट कर एक पोर्शन लिया था, तो मैं इस गोले को पूरा कर देती हूँ। ये गोला पूरा हो गया, ठीक है। अब अगर ये गोला पूरा होता तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होता, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। सेम हम लोग इधर भी कर सकते हैं, लगभग यहाँ पे हम लोगों को सेंटर प्राप्त हुआ। तो वक्रता केंद्र कौन सा होता है, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का जो सेंटर है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए यहाँ ये वाला जो पोर्शन है हम लोग इस गोले में से काटा हुआ मानते हैं, तो यहाँ इसका जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। इधर इस वाले को इस गोले का पोर्शन मानते हैं, तो ये सेंटर क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। अब मैं जो वृत्त पूरे किए थे उनको इरेज कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। दो परिभाषाएं हो गई, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ध्रुव क्या था, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। वक्रता केंद्र क्या था, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का जो सेंटर होता है वही सेंटर क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तीसरी परिभाषा देखिए, तीसरी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, बस इतना ही ध्यान रखना है, दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये रेखा, ये रेखा क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। वैसे तो देखिए मैं यहाँ बता रही हूँ एक बार, कोई भी वृत्त है, ठीक है, उसके सेंटर को कहीं से भी मिलाते हैं तो जो भी दूरियां प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ ये सेंटर है और ये वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु है, तो बीच की दूरी क्या होगी, आर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ध्यान में क्या रखेंगे कि दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अगला देखिए मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष एक ऐसा नाम है जो पूरे पाठ के दौरान बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। इसकी कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाने पर मुख्य अक्ष प्राप्त होती है। ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाने पर मुख्य अक्ष प्राप्त होती है। तो ये भी मुख्य अक्ष है, ये भी मुख्य अक्ष है। ठीक है, उसके बाद अगली परिभाषा हम लोग देखते हैं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। मुख्य फोकस की परिभाषा में देखिए आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिल सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से मैं आपको क्या बता रही हूँ कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, अब देखिए कि मुख्य अक्ष इधर हो जरूरी नहीं है, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, इसको अगर इधर बढ़ा दिया जाए तो भी मुख्य अक्ष ही प्राप्त होती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मत, क्लियर रखना, आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है, वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाना है, ऐसे मिल गया तो इधर भी मुख्य अक्ष बनाई जा सकती है, इधर भी बनाई जा सकती है, उस तरफ भी बनाई जा सकती है, लेकिन हम लोग किस तरफ बनाएंगे, जिस तरफ हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो यूज किस तरफ की जाएगी, बाई साइड यूज की जाएगी, तो हम लोग बाई साइड ही बनाते हैं। ठीक है,
मुख्य फोकस की परिभाषा में मैंने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए, ये मुख्य अक्ष, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, यहाँ से यहाँ देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इस बिंदु पर क्या होगा? परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो गुजरती है, अवतल के केस में तो गुजरती है, लेकिन उत्तल के केस में गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, इसको ध्यान रखने के लिए आपको ये चीज और पता होनी चाहिए कि ये जो अवतल दर्पण है, ये किरणों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करता है मतलब इस पर जो किरण आपतित हुई है वो परावर्तित होकर बाहर नहीं जाएगी, वो दर्पण के अंदर की ओर आएगी। अंदर की ओर आने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे अगर ये गोला पूरा होता तो इस दर्पण का काम क्या है? किरणों को पकड़ पकड़ के गोले के सेंटर की साइड लाना। तो यहाँ जितना भी परावर्तन होगा वो सारी किरणें इकट्ठी होगी, जबकि उत्तल दर्पण में इसका उल्टा है, वहां जितनी भी किरणें आएगी वो वापस फैलेगी। मैं चित्र बनाती हूँ। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आए प्रकाश किरण, परावर्तन के बाद ये वाली तो देखिए, अवतल दर्पण वाली तो अंदर की साइड आई थी, लेकिन उत्तल दर्पण वाली क्या होती है? बाहर की साइड जाती है। तो ये परावर्तक बिंदु है, यहाँ से किरण चली गई ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए, मुख्य फोकस तो यहाँ कहीं इस लाइन पे मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, तो हमें ये कैसे चलता हुआ दिखाई देगा? जैसे कि ये जो लाइन है वो यहाँ कहीं से आ रही हो, ऐसा हमें लगता है। तो ये बिंदु क्या होता है? फोकस। तो जो लाइनें अपने आप बनती है वो तो मिलती है, और जो लाइनें अपने आप नहीं मिलती है, हम लोग डॉटेड कर कर मिलाते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रतीत होना कहते हैं। देखिए, जैसे ये लाइन इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है। तो जब भी हम प्रतीत होना वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर ये जो लाइन होगी वो डॉटेड बनाई जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। खास बात क्या है? एक तो मुख्य फोकस के लिए मैंने आपको बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। या फिर एक बात और कही जा सकती है जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वो बात क्या है कि जो वक्रता त्रिज्या है उसके ठीक मध्य में स्थित बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी वक्रता त्रिज्या है O से लेकर C तक, इस OC का जो आधा होगा, यानी कि इस OC का जो मध्य बिंदु होगा, वहां पर कौन होगा? मुख्य फोकस स्थित होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा है फोकस दूरी। फोकस दूरी जो है उसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। मुख्य फोकस को तो कैपिटल F से लिखते हैं, और फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? स्मॉल f से। स्मॉल f क्या होगा? देखिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यानी कि ये जो OF दूरी आपको मिलती है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये दूरी किसके बराबर होती है? फोकस दूरी स्मॉल f के बराबर होती है। तो यहाँ हम लोगों ने कितनी परिभाषाएं पढ़ी? 6 परिभाषाएं। कौन कौन सी? परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाने पर क्या मिलेगी? मुख्य अक्ष मिलेगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। उसके बाद है फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। एक चीज और आती है कई बार, वो है द्वारक। द्वारक कौन सा होगा? देखिए, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा द्वारक कहलाता है कि वह पृष्ठ जहां तक परावर्तन
किरणों का परावर्तन होता रहता है वो क्या है, द्वारक। तो ये है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, सभी परिभाषाओं को एक बार आप वापस देख लें, नोट कर लें, और अगर समझ में नहीं आती है तो मैंने कम से कम 3-3 4-4 बार रिपीट किया है, तो वीडियो को रिवाइज कर करके आप देखते रहें और इनको पढ़ते रहें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये सारी परिभाषाएं पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है कि जब भी किसी दर्पण के सामने कोई बिंब रखा जाता है। अब देखिए, इस पार्ट में इस प्रकार के वर्ड्स काफी यूज होंगे, तो आप इनसे फेमिलियर हो जाए तो अच्छा है। बिंब क्या होता है, वस्तु को ही बिंब कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। इसको व्यक्त करते हैं ओ से। ठीक है, अब कोई भी बिंब या वस्तु है, उसका प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, तो इसको व्यक्त करते हैं आई से। ठीक है, तो अब जब भी किसी दर्पण के सामने कोई बिंब रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियम काम में आते हैं, तो उन नियमों को पढ़ने से पहले हम लोगों को चिन्ह परिपाटी पढ़ना अति आवश्यक है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी में देखिए, बेसिकली 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, लगभग 4 चीजों से आपका काम चल जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी में पहला क्या होता है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको अगर कोई भी दूरी नापनी है तो आपको स्केल का जो 0 पॉइंट है वो कहाँ रखना पड़ेगा, ओ पे रखना पड़ेगा। स्केल का 0 पॉइंट कहाँ रखेंगे, ओ पे रखेंगे। तो सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से। दूसरी बात, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां, नापी गई नहीं लिख रही हूं मैं, मुख्य अक्ष के ऊपर दूरियां धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक होती है। ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की साइड अगर कोई दूरी नाप रहे हैं तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर इसके नीचे की साइड कोई दूरी नाप रहे हैं तो वो कैसी होगी, नेगेटिव। तीसरी बात, मुख्य अक्ष के दाईं ओर यानी कि राइट साइड, मुख्य अक्ष के दाईं ओर नापी गई दूरियां क्या होती है, नेगेटिव, तथा बाईं ओर ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष का दायां और बायां कौन सा होगा, ये देखिए, ये मुख्य अक्ष ध्रुव इधर है, तो ध्रुव के इस साइड का पार्ट कौन सा रखेंगे, दायां। दायां हाथ इधर है ना, तो दायां पार्ट, और इधर वाला कौन सा होगा, बायां। तो अगर हम मुख्य अक्ष के दाईं ओर की दूरियां देखते हैं तो पॉजिटिव रहेगी, बाईं ओर की दूरियां देखते हैं तो नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या पता चला कि अगर आप ओ से इस तरफ चलते हैं तो दूरियां किस में आएगी, पॉजिटिव में। अगर आप ओ से इस तरफ चलते हैं तो दूरियां किस में आएगी, नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद एक चीज और, अगर आपको ये मुख्य अक्ष के दायां और बायां ये सब समझ में नहीं आता है तो एक सिंपल सा आसान सा काम है, देखिए, वो हमेशा याद रखिएगा। आपके इससे रिलेटेड सारे तो सवाल सही होंगे और ये चीज भी आपकी हमेशा सही होगी। देखिए, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक तथा
विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई चित्र बनाएंगे तो परावर्तक पृष्ठ किस तरफ होगा, बाईं ओर। तो आपतित किरणें किस साइड से आएगी, बाईं ओर से। तो अगर हम बाईं ओर किरणें इधर आ रही है और हम भी दूरी नापने के लिए इधर ही चल रहे हैं, तब तो दूरी कैसी आएगी, पॉजिटिव। और आपतित किरण अगर इस तरफ आ रही है और हम दूरी नापने के लिए इस तरफ चल रहे हैं, तब कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो आप लोगों का काम क्या है, आज जितनी भी परिभाषाएं पढ़ाई है उनको रिवाइज करेंगे। कितनी परिभाषाएं पढ़ाई, दर्पण से संबंधित सारी परिभाषाएं बता दी मैंने आपको, लगभग 7 परिभाषाएं हैं वो। उसके अलावा मैंने आपको क्या पढ़ाया, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में 4 बातें मुख्य है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां पॉजिटिव रहेगी, नीचे की दूरियां नेगेटिव रहेगी, मुख्य अक्ष के दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव रहेगी, बाईं ओर की दूरियां नेगेटिव रहेगी। उसके अलावा कि अगर हम दूरी को नापने के लिए आपतित किरण की दिशा में चल रहे हैं, मतलब आपतित किरण भी इधर है और आप भी इधर जा रहे हैं, तब तो दूरी कैसी आएगी, पॉजिटिव। और आपतित किरण इधर है और आप इस तरफ जा रहे हैं, तो दूरी कैसी आएगी, नेगेटिव। इस आधार पर हम लोगों को 3 चीजें प्राप्त होती है, वो और देख लीजिए, इतना ही पढ़ाऊंगी, वो और देख लीजिए। देखिए दूरी के हिसाब से हम लोगों के पास यहाँ दूरियां कितनी है टोटल, एक तो है r, एक है f। अभी तक हम लोगों ने 2 ही दूरियां पढ़ी है, 2 दूरियां और पढ़ेंगे जो कि अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कहा कि r दूरी कौन सी है, ये। ठीक है, f दूरी कौन सी है, ये स्मॉल f, रेड पेन से लिख देती हूँ। ये जो ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी है, ये क्या कहलाएगी, स्मॉल f, यहाँ वाली। ठीक है, तो अब इनका चिन्ह देख लेते हैं कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। यहाँ अपने पास 2 दर्पण है ना, तो एक तो मैं लिख देती हूँ उत्तल, एक लिख देती हूँ अवतल। पहले उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में देखिए आपतित किरण किधर से आएगी, बाईं ओर से। ठीक है, आपको r दूरी नापनी है तो आप O से चलना शुरू करेंगे और C तक आएंगे। तो ध्यान दीजिए कि किरण भी इसी साइड जा रही है, आप भी इसी साइड जा रहे हो, मतलब r कैसा होगा, पॉजिटिव। f की बात करें तो f के लिए भी देखिए किरण इधर जा रही है, आप भी इधर जा रहे हैं, तो f भी कैसा हुआ, पॉजिटिव। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण के लिए देखिए किरण तो जाती है इस तरफ, अपने को दूरियां नापनी स्टार्ट कहाँ से करनी है, ध्रुव से। ध्रुव ये रहा, ध्रुव से चलना शुरू करते हैं। तो अपन किस साइड जा रहे हैं, अपन इस बार उल्टा जा रहे हैं। उल्टा जा रहे हैं मतलब आपतित किरण की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। r का मान कैसा मिलेगा, नेगेटिव। सिमिलरली f का मान भी कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जब भी दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा काम में ली जाती है। ठीक है, इस पूरे वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें, जिससे आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। बार बार रिवाइज करते रहें जब तक कि अगला वीडियो ना दिया जाए। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।